सोर्स मटेरियल के इस नए विश्लेषण में आइए आज एक बेहद रोमांचक ऐतिहासिक गाथा पर गहराई से चर्चा करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसने हमारी दुनिया का भूगोल और इतिहास सचमुच हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हम सिर्फ कुछ तारीखों या पुराने पन्नों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन असल वजहों को समझेंगे जिन्होंने सदियों पहले एक ऐसे सफर की शुरुआत की जिसकी उस दौर में कल्पना करना भी किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तो बिना किसी देरी के सीधे इस ऐतिहासिक सफर में डुबकी लगाते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या दुनिया का आधुनिक नक्शा सिर्फ मांस के स्वाद के लिए बना? ये सुनने में थोड़ा अजीब या शायद मजाकिया भी लग सकता है, लेकिन हमारी सोर्स सामग्री बिल्कुल यही चौंकाने वाला दावा करती है। 15वीं शताब्दी के यूरोप में एक बहुत ही बुनियादी और रोजमर्रा के खाने से जुड़ी जरूरत ने इतने बड़े पैमाने पर भू राजनीतिक बदलावों को जन्म दिया कि सब कुछ बदल गया। इतिहास के सबसे बड़े समुद्री अभियानों के पीछे किसी जमीन की भूख से भी पहले कुछ और ही था, और वो था सिर्फ स्वाद की तलाश। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, मसालों की खोज। इस पूरी घटना की जड़ तक जाने के लिए जरा 15वीं सदी के यूरोप की कल्पना कीजिए। उस वक्त भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखना सचमुच जीवन और मृत्यु का सवाल हुआ करता था। एक तरफ कड़ाके की सर्दियां हैं, वहां खाने के नाम पर लोगों के पास बस बेस्वाद, उबला हुआ और अक्सर सड़ता हुआ मांस है जिसे किसी तरह बचाने के लिए मसालों की सख्त जरूरत है। और वहीं दूसरी तरफ है भारत, एक ऐसा रहस्यमयी और बेतहाशा अमीर देश जिसके बारे में तब किस्से मशहूर थे कि वहां काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और इलायची का असीमित खजाना है। ये सिर्फ दो अलग अलग जगहों की बात नहीं है, बल्कि ये एक हताश जरूरत और एक जादुई समाधान के बीच की खाई को दर्शाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि यूरोप तक ये मसाले आखिर पहुंचे कैसे? उस वक्त यूरोप के सामने एक बहुत बड़ी भू राजनैतिक दीवार खड़ी थी। उस्मानिया साम्राज्य और अरब व्यापारियों का जमीनी रास्तों पर पूरी तरह से दबदबा था। वे भारत से सस्ते में मसाले खरीदते और फिर यूरोप के बाजारों में उन्हें सचमुच सोने के भाव बेचते थे। हालात ऐसे थे कि यूरोप के राजाओं को या तो मनमानी और भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ती या फिर अपना वही फीका और सड़ता हुआ मांस खाना पड़ता। यह एक ऐसी नाकेबंदी थी जिसने स्पेन और पुर्तगाल के शासकों की रातों की नींद उड़ा दी थी। यहीं से कहानी मुड़ती है हमारी दूसरी कड़ी की तरफ, एक खौफनाक समुद्री यात्रा। जब जमीन का रास्ता बंद हो गया तो स्पेन और पुर्तगाल ने एक बहुत ही हताश कर देने वाला फैसला लिया, समंदर का सीना चीरकर भारत का दरवाजा खोजना। यह फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं था। 1480s के दशक में लोगों का पक्का विश्वास था कि दुनिया चपटी है। नाविकों के मन में यह खौफ बैठा हुआ था कि समंदर में दूर जाने पर वे किसी अनंत खाई में गिर जाएंगे या उन्हें समुद्री राक्षस निगल लेंगे। इसी डर के बीच 1480s के अंत में बार्थोलोम्यू डियाज ने एक कोशिश की, लेकिन अफ्रीका के सबसे निचले हिस्से की खूंखार लहरों से हारकर उसे तूफानों का अंतरीप नाम देकर वो वापस लौट आया। इसके करीब 10 साल बाद 1497 में पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने एक ऐसे जिद्दी नाविक को बुलाया जिसे शायद मौत से खेलने का शौक था, वास्को डी गामा। सोर्स के अनुसार वास्को डी गामा ने राजा के सामने एक बहुत ही खौफनाक कसम खाई। उसने कहा, अगर समंदर ने मुझे नहीं निगला तो मैं आपके कदमों में दुनिया का व्यापार लाकर रख दूंगा। ये कोई आम इंसान का वादा नहीं था, बल्कि एक पागलपन भरा जुनून था। जब 8 जुलाई 1497 को वो लिस्बन बंदरगाह से निकला तो बताया जाता है कि किनारे पर खड़ी भीड़ ऐसे रो रही थी जैसे ये कोई विदाई का जश्न नहीं, बल्कि किसी मौत के सफर पर जाने वालों का मातम हो। और अटलांटिक महासागर में पहुंचते ही कुदरत ने सचमुच अपना रौद्र रूप दिखा दिया। सोर्स में इस यात्रा का जो विवरण मिलता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दिशा बताने वाले सटीक यंत्रों के बिना जहाज 10-10 मंजिला ऊंची तूफानी लहरों से टकरा रहे थे। लेकिन सबसे खौफनाक दुश्मन तो शांत और अदृश्य था, स्कर्वी जैसी बीमारी। ताज़ा खाना न मिलने की वजह से नाविकों के दांत सड़कर उनके हाथों में आने लगे, पूरे शरीर पर छाले पड़ गए और जहाज सचमुच तैरते हुए मुर्दाघरों में तब्दील हो गए। रोज लाशों को सीधे समंदर में फेंका जा रहा था। अब जाहिर है, जब मौत रोज सामने खड़ी हो तो इंसान का सब्र टूट ही जाता है। बचे हुए नाविक घुटनों के बल गिरकर वापस लौटने की भीख मांगने लगे और बगावत पर उतर आए। तब वास्को डी गामा ने इस बगावत को बेहद बेरहमी से कुचल दिया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली, जहाज पर बचे हुए दिशा सूचक उपकरण उठाकर समंदर में फेंक दिए और चीख कर कहा कि या तो वे भारत पहुंचेंगे या फिर ये समंदर ही उनकी सामूहिक कब्र बनेगा। इस क्रूर कदम ने खौफजदा चालक दल को मौत के कगार पर होते हुए भी आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस भयंकर अंधेरे के बाद नजर आई उम्मीद की किरण।
प्रकृति से उस रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाई के बाद कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। कई दिनों के भयानक तूफानों से जूझने के बाद आखिरकार एक चमत्कार हुआ। वास्को डी गामा ने उस तूफानों के अंतरीप को पार कर ही लिया, जिसे डियाज ने अजेय मान लिया था। इस अकल्पनीय जीत के बाद उस जगह का नाम बदलकर हमेशा के लिए उम्मीद की किरण यानी कि केप ऑफ गुड होप रख दिया गया। इसके बाद उनके बेड़े ने एक बिल्कुल नए और अनजान महासागर हिंद महासागर में प्रवेश किया और पूर्वी अफ्रीका के मालिंडी तट पर पहुंचे। हालांकि भारत अभी भी उनके लिए एक रहस्य ही था। और ठीक यहीं पर इतिहास ने अपना सबसे दिलचस्प पत्ता चला। मालिंडी तट पर उन थके हारे पुर्तगालियों की मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। एक कुशल भारतीय नाविक ने उन्हें सितारों की स्थिति और मॉनसून की हवाओं का ऐसा सजीव ज्ञान दिखाया जिसने पुर्तगालियों के होश उड़ा दिए। इसी भारतीय नाविक के सटीक मार्गदर्शन और मॉनसून की हवाओं के सहारे वास्को डी गामा के फटे हुए पालों में नई जान आ गई और वे सीधे अपनी असली मंजिल की ओर बढ़ चले। और इस तरह होता है कालीकट में आगमन। 20 मई 1498 की वो जादुई सुबह जिसने इतिहास की पूरी दिशा ही मोड़कर रख दी। सोर्स के मुताबिक जब हवा के साथ चंदन, इलायची और काली मिर्च की नशीली खुशबू आई तो पुर्तगालियों को समझ आ गया कि वे आखिरकार भारत पहुंच चुके हैं। अब जरा इस अनोखे सांस्कृतिक टकराव की कल्पना करके देखिए। एक तरफ शक्तिशाली राजा ज़ैमोरिन थे जो सोने के सिंहासन पर बैठे बेशकीमती गहनों और हीरों से लदे हुए थे, और उनका शहर कालीकट उस समय वैश्विक व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। और दूसरी तरफ था वास्को डी गामा जो महीनों से ठीक से नहाया तक नहीं था और जिसने उपहार के नाम पर कुछ सस्ती लकड़ियां, ऊनी टोपियां और शहद पेश किया। दरबारियों के लिए ये किसी भिखारी के कबाड़ जैसा था जिससे देखकर वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि राजा ज़ैमोरिन ने बहुत ही शालीनता दिखाई। उन्होंने अतिथि देवो भव की सदियों पुरानी भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए इस अजनबी का शानदार स्वागत किया और उसे अपने राज्य में बिना किसी लड़ाई झगड़े के व्यापार करने की अनुमति भी दे दी। सोचकर देखिए, जो अपार संपत्ति यूरोप सालों से खोज रहा था वो उसे भारतीय उदारता के चलते बिना खून बहाए ही मिल गई। और इसका नतीजा क्या हुआ? 64 गुना मुनाफा। कुछ महीनों बाद वास्को डी गामा अपने जहाज़ों को बेहतरीन मसालों से लबालब भरकर वापस पुर्तगाल की ओर लौट चला। जब वो लिस्बन पहुंचा तो मुनाफे के आंकड़े ने यूरोप की पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। जरा सोचिए, पूरे 64 गुना मुनाफा। सोर्स बताता है कि यात्रा का सारा खर्च, मारे गए नाविकों का मुआवजा और टूटे जहाज़ों का भारी नुकसान काटने के बाद भी केवल इस एक खेप से 64 गुना का शुद्ध मुनाफा हुआ। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं था, इसने रातों रात पूरे यूरोप में एक जबरदस्त हलचल पैदा कर दी। जाहिर है इतने भारी मुनाफे की खबर ज्यादा दिन तक छुपने वाली तो थी नहीं। इसने एक ऐसा डोमिनोज इफेक्ट शुरू किया जिसने भारत के तटों पर विदेशी ताकतों की लाइन लगा दी। जिस समुद्री दरवाजे को वास्को डी गामा ने खोला था वो वास्तव में भारत के लिए आफत का पिटारा साबित हुआ। सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक चौकियों को किलों में बदलना शुरू किया, फिर डच आए, उसके बाद फ्रांसीसी नौसेना ने दस्तक दी और अंत में इतिहास की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। चलो भारत की ये रट यूरोप के लिए साम्राज्य विस्तार का एक खुला निमंत्रण बन गई। और यहीं से कहानी मुड़ती है हमारे आखिरी पड़ाव की ओर, गुलामी से आज़ादी तक। सोर्स सामग्री यहाँ इस ऐतिहासिक घटना के परिणामों का काफी कड़ा और भावनात्मक विश्लेषण पेश करती है। सोर्स के अनुसार भारत की उदारता के बदले विदेशी व्यापारियों ने कूटनीति के गंदे खेल खेले। भारत के जो तट कभी शांत और वैभवशाली थे उन्हें बारूद और तोपों की गूंज से भर दिया गया। स्थानीय रियासतों को चालाकी से आपस में लड़ाया गया और व्यापार के नाम पर लूट का एक ऐसा क्रूर तंत्र स्थापित हुआ जिसने दुनिया के सबसे अमीर देश को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ लिया। सोर्स के नजरिए से यह उपनिवेशवाद एक ऐसा कलंक था जिसने भारत का सारा वैभव जहाज़ों में भर भर कर यूरोप की तिजोरियों में डाल दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि सोर्स अपनी बात को सिर्फ शोषण के इस अंधकार पर खत्म नहीं करता, वो एक बहुत ही शक्तिशाली और सकारात्मक विचार सामने रखता है। भारत एक विचार है, एक अजेय और अमर आत्मा है। सदियों की गुलामी और भयंकर शोषण के बावजूद इस आत्मा को कुचला नहीं जा सका। इसका सबसे बड़ा प्रमाण 15 अगस्त 1947 को दुनिया ने देखा, जब भारत ने उपनिवेशवाद की उन बेड़ियों को आखिरकार तोड़कर फेंक दिया और आज़ादी का तिरंगा लहराया। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में पहुंचते हैं। एक उबले हुए मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए शुरू हुई मसालों की उस खोज ने पूरी दुनिया का इतिहास सचमुच खून से लिख दिया।
लेकिन हमारी सोच सामग्री अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। आप एक सोने की चिड़िया को कुछ वक्त के लिए पिंजरे में तो कैद कर सकते हैं, लेकिन क्या उसकी उड़ान को हमेशा के लिए रोका जा सकता है? इतिहास के इस पूरे बटरफ्लाई इफेक्ट को समझने के बाद ये एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक हमारे जहन में गूंजता रहता है। इस अद्भुत ऐतिहासिक विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी नए विषय की गहराइयों को इसी तरह खंगालेंगे।